आज दिनांक 7/12/2024 हमारा लेक्चर नंबर 13। सब्जेक्ट हमारा सिविल प्रोसीजर कोड और ऑफिशियल लेक्चर नंबर हमारा है 216। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 8। केवल ऑर्डर 8 डिस्कस किया जाएगा। टॉपिक्स हमारे होंगे उसके अंदर रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ काउंटर क्लेम्स। आज हम यहां बताने की कोशिश करेंगे, जब एक आदमी वाद पत्र न्यायालय में दाखिल करता है, अर्थात जब उसके खिलाफ कोई मुकदमा डाला जाता है तो वो वाद पत्र दाखिल करता है। तो वाद पत्र अर्थात जिसको रिटन स्टेटमेंट या जवाब दावा भी कहते हैं, जवाब दावा, तो ऐसी स्थिति में उसके जो सारे उपबंध हैं वो ऑर्डर 8 में डिफाइन किए गए हैं। तो ऑर्डर 8 इसलिए ही है, उसके अंदर ऑर्डर 8 के अंदर नियम बताए गए हैं, रूल्स बताए गए हैं कि क्या क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए एक एडवोकेट साहब को WS दाखिल करने के लिए। तो रिटन स्टेटमेंट आइए डिस्कस करते हैं। तो हमारे टॉपिक जैसे हमने बता दिया, रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम्स। एक एक करके करते हैं। जो चाहता है कि उसे समानता मिले, उसे दूसरों के साथ समानता करनी चाहिए। जो चाहता है कि न्याय मिले तो उसे दूसरों के साथ भी न्याय की सोचनी चाहिए। जो चाहता है कि उसके साथ साम्य हो, उसे दूसरों के साथ भी साम्य करना चाहिए। He who seeks equity must do equity. Now we proceed. तो सबसे पहले क्या करें, जब आप जवाब दावा लिखने जा रहे हैं तो जवाब दावे के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए तो ये बताएगा, लेकिन कुछ मैं बताऊंगा ऊपर वही जैसा मैंने बताया था आपको कल परसों में दिखा रहा था एक, कि इस तरीके से हेडिंग बना ले न्यायालय का। बनाने के बाद में हेडिंग डालें न्यायालय का, उसका बस तुम्हारे पास क्योंकि कॉपी तो आ ही चुकी है वाद की, आपको उसका उत्तर देना है। तो उसका उत्तर बनाएं, वाद संख्या लिखें, उसमें वादी का नाम लिखें, अपना नाम लिखें, अपना सारी डिटेल देकर उसका जवाब दें। तो जवाब का क्या प्रारूप होगा, आपका क्या क्या देना है जवाब में, आपको क्या क्या स्पष्ट करना है, ये बातें बताने की कोशिश हम करेंगे WS में, अर्थात उन नियमों में जो आदेश 8 में दिए गए। आपको जब भी WS से संबंधित कोई बात ढूंढनी हो तो आप आदेश 8 को देखें और उसको नियम को देखें। आप WS याद ही मत रखो, आप ये याद रखो आदेश 8 किसके लिए होता है भैया, WS के लिए होता है। ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 इनको जो नाम है ये वास्तव में कोई वो स्पेसिफिक नहीं है, ये सब्जेक्ट के नाम है। आदेश 8 एक सब्जेक्ट इशू कर लो, आप चार्ट कर लो, दावे के लिए है, प्रतिवाद दावे के लिए है, कौन कौन पार्टी होगी, कौन कौन पार्टी नहीं होगी, ये सब आदेश ये हैं, उन नियमों को बताते हैं। उससे संबंधित नियम है, वो नियम उसी कैटेगरी में मिलेंगे, उसी चैप्टर में मिलेंगे CPC के। तो अब हम डिस्कस करते हैं। ये आपने हेडिंग बना लिया, हेडिंग बना के वादी का नाम लिख दिया, प्रतिवादी का नाम, अपना नाम लिख दिया जो प्रतिवादी है, और उसमें लिख दिया कि जवाब ओर से प्रतिवादी संख्या, आप कौन से प्रतिवादी हैं, 1 2 3 4, प्रतिवादी संख्या एक निम्न प्रकार है, उसमें पैरा वाइज उसका जवाब देना चाहिए कि वाद का पैरा नंबर 1 एडमिटेड है या नहीं एडमिटेड है तो स्वीकार नहीं है, वाद पत्र का पैरा नंबर 2 स्वीकार है, नहीं स्वीकार तो मना कर दें, 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जवाब देते चले जाए।
जो पैराग्राफ जुरिडिक्शन से संबंधित है, ये जुरिडिक्शन से संबंधित है। अगर आपको जुरिडिक्शन पर आपत्ति है तो उस पर आपत्ति उठाओ। कोर्ट फीस कम लगी है तो उस पर आपत्ति उठाओ। ये सब चीजें इस तरीके से उठाकर ये बताएगा आपको आदेश, उसमें आपको लिखना क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जरा समझ लें लिखित कथन है क्या। वादी के वाद पत्र का न्यायालय में प्रस्तुत जवाब को लिखित कथन कहते हैं या WS कहा जाता है। यह एक अनिवार्य अभिवचन होता है। ये भी प्लीडिंग्स ही है। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए प्लीडिंग। प्लीडिंग मीन्स ड्राफ्टिंग, एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेशंस, कथन, अपने कथन जो आप बोल रहे हैं इन्हीं को लिख के पेश कर दिया गया। विशेष बात कुछ इसमें मैं बताना चाहूंगा यहां। एक तो पहली बात है कि आपको टाल मटोल से बचना चाहिए। प्रथम सुनवाई पर ही आपको अपना जवाब दाखिल कर देना चाहिए, अर्थात जल्दी से जल्दी जैसे आपको नोटिस मिलता है, जज साहब को सूचना, जैसी आपको जज साहब की तरफ से सूचना मिलती है, आप इसके बारे में तुरंत जो है किसी एडवोकेट को करें। कोशिश ये करें एडवोकेट कर लें और बढ़िया एडवोकेट करें जो आपकी आर्थिक स्थिति के मुताबिक हो और थोड़ा अच्छे हो। अच्छे से मतलब ये हो कि भाई नामी ग्रामी हो, इज्जतदार हो और ईमानदारी में पराकाष्ठा हो उनकी। क्योंकि एक एडवोकेट करते वैसे तो अच्छे, सभी एडवोकेट अच्छे हैं, लेकिन हमको एक लालची आदमी से बचना भी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसके पास डिग्री ना हो या कम डिग्री ना हो, बिना डिग्री के काम कर रहा है। तो सोच समझ के कौन रेस्पेक्टेबल एडवोकेट साहब हैं, क्या उनका ज्ञान है, ये सारी चीजें देखते हुए हम एक अच्छे एडवोकेट हमारे तारणहार होते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा, किसी नाम ने सजेस्ट नहीं कर रहा। एक्चुअली क्या होता है, लालची ज्यादा मिल जाता तो भी नुकसान होता है। तो लालची व्यक्ति से हमें बचना चाहिए, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे व्यापारी हो या कोई ऑफिसर हो। मेरा मारूजा सिर्फ इतना है कि एडवोकेट सोफिस्टिकेटेड, रेस्पेक्टेबल और गरीबों की सहायता करने वाले, सिर्फ पैसे के लिए काम ना करने वाले बल्कि न्याय के लिए काम करने वाले होने चाहिए। पैसा जरूरी है, उनकी फीस जरूरी है, लेकिन हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि न्याय दिलाने में सहयोग करें। कई बार एमिकस क्यूरी कोर्ट अपॉइंट करती है, वहां फ्री में भी काम करना पड़ता है, बहुत कम पैसे में भी काम करना पड़ता है। तो ऐसे समझ के करें, हम सेवा के लिए आए हैं देश में। तो चलिए विशेष बातें जो मुझे कुछ बतानी है बताता हूं। प्रथम सुनवाई पर पेश करें वाद पत्र को, न्यायालय द्वारा प्रदत्त समय पर प्रस्तुत करें और कोशिश ये हो कि सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर पेश करें। अगर ऐसा हो जाता है कि किसी वजह से आप एडवोकेट नहीं कर पाते, जवाब तैयार नहीं करा पाते, तो जज साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगा कर टाइम बढ़वा लें। वो 90 दिन तक मिल सकता है, लेकिन 90 दिन तक आपको ये दाखिल कर देना चाहिए। अगर आप किसी दस्तावेज पर रिलाई करते हैं और उसकी प्रमाणित प्रति आपके पास है, तो वो लगा के संलग्न करके और उसकी एक सूची बना के परफॉर्मे पर उसे दाखिल करें। अगर प्रमाणित प्रति से जैसा मान जाते हैं तो प्रमाणित प्रति लगा दें और ये प्रॉमिस कर लें कि जी ओरिजिनल बाद में पेश कर दी जाएगी। यदि दस्तावेज किसी अन्य के पास है तो अपने प्रतिवाद पत्र में ये लिख दें कि किसके पास है, आपके पास नहीं है। अगर कोई दस्तावेज रेलिवेंट है तो उसे लिख दें। तो चलते हैं 8 क्या की बात करते हैं जरा। नियम 1 के, अब आदेश तो यही चलेगा, नियम चलेंगे, इन नियमों को याद करते चलेंगे। ये हैं सब 8 के आदेश की। 1 के,
साक्ष्य के दौरान प्रति द्वारा कोई दस्तावेज केवल न्यायालय की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जाएगा। मैंने बताया ना अभी पहले आपको कि साथ साथ उसके साथ पेश कर दो, लेकिन अगर आपको साक्ष्य के दौरान पेश करना है तो न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन ये बात उस नियम पर, उस बात पर लागू नहीं होगी जब आप केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं या साक्ष्य की याददाश्त ताजा करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट का सहारा ले रहे हैं, तब के लिए नहीं है। बल्कि ये ऐसे है कि कोई दस्तावेज आपके रेलेवेंसी है जो जजमेंट के लिए जरूरी है, उस जजमेंट की बात करता है 1A। लिखित रिटन स्टेटमेंट में क्या क्या आप लिखें, ये हमें नियम 2 बताता है। इसका 8(2) ऑर्डर 8 नियम 2 बताता है। एक तो हमें सबसे पहले, अगर कोई हमें ऑब्जेक्शन है मेंटेनेबिलिटी पे सूट के, तो मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन उठाना चाहिए। अगर कोई वॉइडेबल ट्रांजैक्शंस हैं तो वॉइडेबल ट्रांजैक्शन के बारे में हमें अपना इशू WS में लाना चाहिए। कानून क्या कहता है विवादित विषय में, ऐसे कोई फैक्ट हैं, ऐसे कोई तर्क हैं, तो वो हमें अपने WS में लाने चाहिए। अगर आपके साथ कोई कपट की गई है उसे बताएं। लिमिटेशन का कोई पोर्शन है तो लिमिटेशन की बात को उठाएं। अगर कोई सम्मोचन वगैरह है तो उसे उठाएं। अगर कोई देनगी वगैरह का मैटर है तो उसके बारे में बताएं। मिथ्या विदेशन, कोई झूठ वगैरह आपसे बोला गया तो उसके बारे में बताएं, या वाद पत्र में कोई झूठ है तो उसके बारे में भी न्यायालय का ध्यान आकर्षण कराएं WS के माध्यम से। अगर प्राग न्याय का सिद्धांत लागू होता है तो उसके बारे में उठाएं। अगर कोई मामला स्टॉपल है, किसी चीज का विबंधन का इशू है, तो उसको भी WS में उठा सकते हैं। इन विषय को WS में स्पष्ट करके उठाना चाहिए। देखिए, मैं एक बात यहां करूंगा आपको, जो भी, चलिए वो तो आगे हो जाएगी। 8(3) क्या कहता है, अगर किसी चीज का आपको डिनायल करना है तो डिनायल बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। लाग लपटे नहीं, कहानी जो बनाते हैं ना, झूठी भक्की मक्की बकवास कुछ नहीं। न्यायालय में बकवास मत करो। जितनी बात सधी हुई हो और जो समझ में आती हो वो करो। 8(3) ये कहता है। बकवास में शब्द कहता हूं, इसे बुरा ना माने, मेरा कहने का मतलब है आप स्टूडेंट हो, अगर आपको नहीं आज समझाऊंगा तो फिर क्या होगा। लेकिन मैंने देखा कुछ लोग कहानी लिख देते बकवास। अरे क्या मतलब है भाई। अगर मुझे किसी को ये कहना कि तेरे इसके मेरे पे पैसे नहीं है, तो श्रीमान जी पैरा नंबर 2 वाद पत्र का स्वीकार नहीं है, क्योंकि इसका मेरे पर कोई भी पैसा नहीं है। बस ये तो कहानी बना के पेश मत करो, साफ मना करो। टाइम खराबी वाला ना अपना करो ना दूसरे का करो। अच्छा, 8(3) क्या कहता है, डिनायल स्पष्ट रूप से होना चाहिए। डिनायल करने का कारण को भी स्पष्ट करें, क्यों डिनायल कर रहे हैं आप। केवल स्वीकार नहीं कहना ही काफी नहीं है, या खंडन विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए। मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स अपने तैयार करता हूं पूरे के पूरे, ताकि कोई बात ऐसी ना रह जाए जो निकल जाए दिमाग से। मेरा उद्देश्य आपको काम CPC लोगों की समझ में ही नहीं आती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि CPC को समझना जरूरी है। 8(3) ये रूल्स बता रहा हूं मैं आपको, आदेश 8 के। आदेश 8 तो याद रखना है, रूल्स ये हैं प्रतिवाद पत्र के। 8(4) रूल 4 अर्थात ऑर्डर 8 रूल 4, इवेसिव जवाब नहीं होने चाहिए, सारगर्भित जवाब होने चाहिए जो दूसरे वादी के केस की जड़ों तक को हिला दें, सीधी चोट मारने वाले। तो सारगर्भित जवाब 8(5) प्रत्याख्यान विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए। डिनायल विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए, वादी के प्रत्येक कथन का पूर्ण उत्तर देते हुए WS दाखिल किया। न्यायालय आपकी बात समझेगा कैसे, व्हाट यू वांट टू से।
मैं यहां जो अब आपको बता रहा हूं, यहां एज ए क्लाइंट नहीं बता रहा, लॉ का स्टूडेंट समझ के बता रहा हूं, या ये सोच के बता रहा हूं कि आप एडवोकेट बनेंगे तब क्या करेंगे। ये नहीं जनरल सामान्य जन के लिए नहीं है ये कहानी। ये जो बात बताई जा रही है एक नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है, ओनली उन लोगों के लिए जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। 8(5) ऑर्डर 8 रूल 5, प्रत्याख्यान डिनायल विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए। वादी के प्रत्येक कथन का पूर्ण उत्तर देते हुए WS दाखिल करना चाहिए। 8(6), प्रतिसाधन की विशिष्टियों को लिखित कथन में वर्णन होना चाहिए। अगर मान लो आपका भी पैसा वादी पर है, मान लो आपके वादी के आपकी तरफ 20,000 रुपए निकलते हैं और आप प्रतिवादी हैं और आपके 18,000 रुपए निकलते हैं, तो आप अपने उसमें लिखो कैसे है, ये सब जवाब लिखो, कोई कागज है रसीद है तो साथ लगाओ। भाई दूसरा मुकदमा भी तो डालोगे, लेकिन आपके पैसे टाइम बार्ड नहीं होने चाहिए। अर्थात लिमिटेशन एक्ट में जो 3 साल की मर्यादा दी गई है उससे बाहर नहीं होने चाहिए। तो अगर आपका कुछ उसकी तरफ है तो वो भी आप अपने प्रतिवाद पत्र में लिखें। भाई जिसके लिए तुम दूसरा मुकदमा भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन क्यों डाल रहे हो? जब वो मुकदमे में आ ही गया तो ठीक है भाई, तेरे 20 है, हमारे 18 हैं, हमारे 18 दे दे, तो 2,000 रुपए का मामला रह जाएगा, ले अपने 2,000 रुपए पकड़, बात खत्म हो गई। आप ऐसा भी कह सकते हैं मैं सबूत के पर। ऑर्डर 8 रूल 6 कह, प्रति दावे को वाद पत्र के रूप में माना जाएगा, वही नियम लागू होंगे जो वाद पत्र पर लागू होंगे। यदि आप ऐसा कोई प्रतिसाधन या अपना पैसा बताते हो कि आपका धन भी देनगी है, आपका भी कोई क्लेम बनता है, तो उस पर वाद पत्र वाले ही नियम लागू होंगे। अर्थात कोई कोर्ट फीस वगैरह लगती होगी तो देनी पड़ेगी, जो कि वाद पत्र को लागू होता है। 8(7) रूल 8 नियम 7, पृथक आधारों पर आधारित प्रतिरक्षा, प्रतिसाधन या प्रतिदावा। ये बताया था प्रतिसाधन और प्रतिदावा, जैसे आप मैंने बताया सेट ऑफ या काउंटर क्लेम प्रतिदावे उसमें आने चाहिए कि कई आधार पर उन्हें अलग अलग विभिन्न रूपों में कथित किए जाएंगे। अर्थात एक पहरे में एक बात बताओ, अगर आपके कई देनदगी हैं, काउंटर क्लेम्स हैं कई, आप उसको अलग अलग कॉलम्स में स्पष्ट करें उसके। 8(7) 8(8) प्रतिरक्षा का नया आधार जो लिखित कथन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उत्पन्न। देखिए आपने WS दाखिल कर दिया, लेकिन आपको लगा यार मेरे पास कोई और भी राइट है प्रतिरक्षा का, ऐसा पॉइंट अगर आता है तो आपको ये भी न्यायालय की अनुमति लेकर दोबारा इसमें अमेंड कर देना चाहिए या दोबारा भी दाखिल कर देना चाहिए। अनुमति लेकर न्यायालय को बता दें कि सर ये बात और हमारी नॉलेज में आई है। तो 8(8) क्या कहता? प्रतिरक्षा का नया आधार जो लिखित कथन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उत्पन्न हुआ, जब आपने लिखित कथन दाखिल किया तब उत्पन्न हुआ है, उसे भी न्यायालय के सामने लिखित कथन में उठाया जा सकता है। लिखित कथन में उसे भी उठा सकते हैं, अर्थात सप्लीमेंट कुछ और देना पड़ेगा, लिखित कथन और बनाना पड़ेगा उसका। भाई आपके पास कोई नई चीज आ गई तो उसको संशोधन वगैरह करके एप्लीकेशन लगा के कुछ ना कुछ कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ये और आइए बात, ये 8(8) ये कहता है। अब ये समझ लो कि सेट ऑफ है क्या। सेट ऑफ हिंदी में से प्रतिसाधन या मुजरई विधि का सिद्धांत है जो प्रतिवादी को वादी के खिलाफ न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। यदि किसी का हम पे कुछ है और हमारा भी कुछ इस पे है, तो इस बात को प्रतिसाधन कहते हैं। यह ऋणों को एक पारस्परिक विमुक्ति है, धन के लिए प्रतिदावा है जो वादी के दावे को समाप्त कर सकता है। मान लो आपके भी 10,000 रुपए, आपने मेरे मुकदमा लिया, मैं नहीं लाया और मेरे भी टाइम बार्ड नहीं हुआ मेरा पैसा, तो मैं भी उन बातों को उठा के
जिससे वादी का दावा ही खत्म हो जाएगा। दस सर ये देखिए मेरे 10,000 रुपये दावा, ये 10 का 10 के सर, ये देखिए ये झूठ बोलता है, इसे खामोखा जल्दी हो रही है। तो वादी को जब प्रतिवादी को कोई वादी को भी जब प्रतिवादी को कोई निश्चित धन की देनदारी हो जो टाइम बार्ड ना हो, देखिए क्वेश्चन को एक एक बात को ध्यान रखो। तो क्या होता है कि जब हमारा भी किसी पे कुछ है तो उसे कहते हैं कि अब उस दावे को प्रतिसाधन अथवा मुजरई विधि का वह सिद्धांत है जो प्रतिवादी को वादी के खिलाफ न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। यह ऋणों की एक पारस्परिक विमुक्ति है। धन के लिए प्रतिदावा है जो वादी के दावे को समाप्त कर सकता है। वादी को भी जब प्रतिवादी की कोई निश्चित धन की देनदारी होती है तब, और वो टाइम बार्ड ना हो, तो वो उसको अपने प्रतिदावे में अर्थात डब्ल्यूएस में उठा सकता है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया आपको, भाई आपके 20,000 रुपए मेरे, आपके 20,000 रुपए मेरी तरफ है, मेरे 18,000 रुपए, तो ठीक है भाई तू अपने 18,000 अपने काट ले, मुझे मेरे तू अपने काट ले, तेरे हमारे बराबर कर 2,000 रुपए पकड़। तो इसको जो है सेट ऑफ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ। जब उसका भी कुछ है मेरे पे भी कुछ है तो ठीक है अपना पकड़ मेरा दे, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ, प्रतिसाद। आगे चलते हैं। वादी को धन की मांग वाद में प्रति द्वारा धन की प्रति मांग है। वादी की धन की मांग के बाद में प्रतिवादी द्वारा धन की, उसने अपने धन का दावा किया, मैंने अपने धन का दावा कर दिया, यह प्रति मांग है बस, और क्या है। अब आता है यह प्रति मांग है, भाई तुम्हारा पैसा तो मेरा भी पैसा है, तो इस तरीके से सेट ऑफ करा दिया जाता है मामला। अब आओ प्रतिदावा। प्रतिदावे प्रतिवादी का कोई अधिकार या दावा जो वादी के विरुद्ध संबाधित नहीं है उसे डब्ल्यूएस में उठाया जा सकता है। प्रतिवादी का कोई अधिकार है या दावा है जो वादी के विरुद्ध समय बाधित नहीं है अर्थात टाइम बार्ड नहीं है, उसे भी उठाया जा सकता है, अर्थात उसे काउंटर क्लेम कह के आप उसे उठा सकते हैं। लेकिन यह न्यायालय के पेक्यूनियरी क्षेत्राधिकार की सीमाओं से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर आपका पेक्यूनियरी क्षेत्राधिकार से ज्यादा है तो भैया अपना अलग मुकदमा डाल ले, अदरवाइज पेक्यूनियरी क्षेत्राधिकार में रहता है तो उसी कोर्ट में चल जाएगा मामला। जहां प्रतिवादी किसी वाद में वादी के विरुद्ध ऐसा दावा रखता है जिसके लिए वह पृथक वाद संस्थित कर सकता है, वहां वह ऐसे दावे के विद्यमान मामलों में प्रतिवादी के रूप में उस तथ्य का उल्लेख करते हुए जिस पर कि वह आधारित है अपने लिखित कथन में उठा सकता है। तो अपने काउंटर क्लेम्स जो है आप अपने डब्ल्यूएस में उठा सकते हैं। लेकिन एक तो ये आपको काउंटर क्लेम अर्थात एक इस सेपरेट दावा करने की पावर होनी चाहिए, और आपका जो अधिकार है या दावा है वो टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई क्लेम आपका बनता है तो आप उसे अपने प्रतिवाद पत्र में ही उठा सकते हैं, उसे हम प्रतिद्वारा या काउंटर क्लेम के रूप में ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन वो टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए और क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं होना चाहिए कोर्ट के। अगर ऐसा कोई प्रतिदावा है, अगर उस पर कोर्ट फीस बनती है तो, और वाद पत्र के नियम लगेंगे सारे, तो आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, भले ही प्रतिवादी भी सही आप, तो कोर्ट फीस के नियम लगेंगे आपके पास। अब बात आती है 8-9 की। ये तो मैंने उसी में बताया आपको पीछे है क्योंकि वादे उसमें आप उठा सकते हो इन बातों को। अब एक उदाहरण मैंने किताब से पढ़ा था, वो उदाहरण भी यहीं पे उठा देता हूं, वो मैंने बता दिया 20,000 18,000 रुपए आपको। आगे चलते 8-9। जवाबुल जवाब। वादी द्वारा जब आप डब्ल्यूएस दाखिल करते हैं, आप प्रतिवादी हैं, सपोज करो मैं वादी हूं, आपने मैं वादी हूं, आप प्रतिवादी हो।
आपने WS दाखिल किया, WS के पढ़ने के बाद मुझे लगता है वादी होने का कि मैं कुछ जवाब दूं, तो उसको जवाबुल जवाब कहते हैं। लेकिन यह बात ध्यान रखने की, जवाबुल जवाब जो है न्यायालय की परमिशन से ही पेश किया जा सकता है। प्रतिवादी के प्रतिवाद का जवाब यदि वादी देना चाहता है तो न्यायालय की अनुमति से दे सकता है, और उसको जवाबुल जवाब कहते हैं। कई बार इसको अंग्रेजी में शायद रेप्लिका भी कहते हैं, रेप्लिका, जवाबुल जवाब। नियम 10, आदेश 8, नियम 10, WS पेश न करने की स्थिति में, ये सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुई, WS पेश न करने की स्थिति में या न्यायालय द्वारा निश्चित समय पर WS पेश न करने पर न्यायालय अपना निर्णय सुनाएगा। यदि आप अपना WS नहीं लाते हैं, WS लाने का मतलब है कि आप उसके दावे को स्वीकार करते हैं। यह उपधारणा की जा सकती है, भाई आप WS नहीं ला रहे, इसका मतलब राइट है वो। न्यायालय अपना निर्णय सुनाएगा या वाद के संबंध में अपना आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे। ऐसा निर्णय सुनाने के पश्चात डिग्री तैयार की जाएगी। न्यायालय निर्णय बना देगा, निर्णय के ऊपर डिग्री तैयार हो जाएगी। तो यह अर्थात अगर आपको सूचना मिलती है आपके खिलाफ मुकदमा है कोई, तो आपको जवाब उसका देना ही चाहिए। अब मैं ये समझता हूं कि ये वीडियो कोई वकील नहीं देख रहा, कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं देख रहा, ये वीडियो एक सामान्य आदमी देख रहा। मैं आपको समझता हूं सामने वाले आज आप सामान्य, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, तो भारत की खासियत है हमारे इंडिया की, मामला क्रिमिनल हो या सिविल हो, आप न्यायालय के सामने खड़े हो और न्यायालय से विनती करें कि जनाब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता और मैं चाहता हूं कि अपने हाथ से लिख के जवाब दे दूं, तो न्यायालय आपका वो जवाब भी ले सकता है। इसके लिए एडवोकेट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप प्रार्थना करते हैं कोर्ट से, तो कोर्ट चाहे तो आपको, एक आजकल लीगल सेल बनी हुई होती है, उसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल बोलते हैं, फौजदारी में तो बहुत आम है वो, तो फौजदारी में तो एमिकस क्यूरी का भी नियम है। लेकिन यदि आप अपनी गरीबी बताएंगे तो न्यायालय कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी करा सकता है। जब आप पे पैसे नहीं है तो आप बताएं, लेकिन अधिकार तो आपका है ना। कोई आदमी आपके खिलाफ झूठा वाद ले आया, तो आप ऐसे में प्रार्थना कर सकते हैं कि सर मुझे कोई कानूनी सलाह या हेल्प कराएं, तो कोर्ट उचित समझेगी। यदि कई बार मुफलसी दावे भी होते हैं हमारे यहां, तो उसके संबंध में आजकल फ्री लीगल एड जो है, एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, वहां से भी एडवोकेट्स की व्यवस्था कराई जाती है। और क्रिमिनल में तो ये कराई जाती है, क्रिमिनल का तो एक जनरल रूल है। सिविल में भी कोर्ट चाहेगी तो, क्योंकि हर आदमी को अपना प्रतिरक्षा का फंडामेंटल राइट है, नहीं है गरीबी के कारण, इसका मतलब तो झूठे दावे फेस करेगा, तो न्यायालय से आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको कोई सूचना मिलती है तो आपको जाना जरूर चाहिए जवाब देने के लिए। तो मेरा टॉपिक जो था वो यहीं मैं खत्म करता हूं। ये वाद पत्र के जवाब में, ये मेरा प्रतिवाद पत्र था, जो मैंने वाद पत्र पढ़ाया था, आदेश 7 पढ़ाया था लेक्चर 12 में। उसके बाद मैंने आपको प्रतिवाद पत्र बनाना भी सिखाया आदेश 8 के तहत। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आएगा, नहीं आएगा तो बेयर एक्ट उठाओ और किताब को पढ़ो, बेयर एक्ट को पढ़ो। मैंने तो इसे शॉर्ट में बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है। बेयर एक्ट आपको डिफाइन एक एक लाइन वो बताएगा जो एक्ट में है। हो सकता है मुझसे भी अच्छा बताए बेयर एक्ट। कोई किताब आपको मिल जाए बहुत अच्छी किसी लॉ एक्सपर्ट की, क्योंकि सिविल पे जो किताबें हैं बहुत कुछ एक्सपर्ट की हैं, जो मैं मानता हूं कि समझदारी की किताबें हैं, जिनसे ये सिविल समझ में आता है।
अदरवाइज उलझा देती हैं किताबें कई तो। खैर आप कौन सी किताब पढ़ें वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बेयर एक्ट जरूर पढ़ना। बेयर एक्ट एक एक नियम को एक्सप्लेन कर देता है, और किताबें जब मार्केट में जाएंगे छाटेंगे तो सिविल पे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिलेंगी। अर्थात सिविल से मेरी बात होती है, सिविल प्रोसीजर कोड की बात करता हूं 1908 की। तो बस मेरा टॉपिक यही था आज के लिए। मैं नमस्ते और क्षमा चाहूंगा आप सब।